जय श्री कृष्णा। आज का वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन पर है। एक अकाउंटेंसी के स्टूडेंट के लिए इसका रोल बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। हमें इनिशियल स्टेज पर इसे समझना होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको वेरियस टर्मिनोलॉजीज बतलाई थी। आज हम लेखांकन समीकरण शुरू करें, उसमें सबसे पहले एसेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, इन तीनों आइटम्स का हम प्रॉपर नॉलेज ले, क्योंकि यदि इनका प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो ऐसे में आप अकाउंटिंग इक्वेशन सही नहीं बना पाएंगे। असेट्स, जिन्हें हिंदी में हम संपत्तियां कहते हैं, एक बिजनेस में दो प्रकार की वस्तुएं खरीदी जाती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की वस्तुएं खरीदी जाती है। एक वो वस्तु जो विक्रय करने के लिए खरीदी जाती है, जो लाभ हानि कमाने के लिए खरीदी जाती है, माल कहलाती है। और जो वस्तु बिजनेस में स्थायी सर्विसेज लेने के लिए, उन वस्तुओं की सेवाएं लेने के लिए क्रय की जाती है, ना कि रीसेल करने के लिए, ऐसी वस्तुओं को हम एसेट्स अर्थात संपत्तियां कहते हैं। मैंने आपको यहां लिखकर बताया है कि जो वस्तु व्यवसाय में लंबे समय तक सेवाएं लेने के लिए क्रय की जाती है, वे संपत्तियां एसेट्स कहलाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, ईटीसी। ये तमाम संपत्तियां हैं जिन्हें एक व्यवसायी लंबे समय तक अपने व्यवसाय में प्रयोग करेगा और उनकी सेवाएं लेगा। दूसरे नंबर पर कैपिटल, पूंजी, जो कैश या एसेट्स लगाकर एक व्यक्ति या फर्म अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, हम उसे कैपिटल कहते हैं। एक सोल ट्रेडर के केस में उसे हम ओनर्स कैपिटल कहते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म के केस में हम उसे पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं। और इन द केस ऑफ ए कंपनी इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, अंश पूंजी कहलाती है। पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, इनकी जानकारी आपको 11th स्टैंडर्ड पर नहीं मिलेगी। आप पार्टनरशिप अकाउंट्स क्लास 12th में पढ़ेंगे और कंपनी अकाउंट्स में शेयर कैपिटल आदि भी आप क्लास 12th में ही पढ़ेंगे।
यहां मैंने डिफाइन किया है इसे कि व्यवसायी जो धन व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए लगाता या विनियोग करता है वह पूंजी कहलाता है। अगली टर्म है लायबिलिटीज, दायित्व। दायित्व क्या है? आप अपने मित्र से कहते हैं यार बाजार में अभी बुक्स नहीं आई लेकिन तुम्हारे पास में अकाउंटेंसी की पिछले साल की बुक है, मुझे यार आज के लिए दे दो। अब आपका दायित्व क्या बनता है कि कल, क्योंकि आपने एक दिन के लिए ली, कल आप उस पुस्तक को अपने मित्र को लौटा दे। लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन है ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग में इसका कोई रोल नहीं होता है। लेकिन यदि आप कोई माल खरीदते हैं, क्रेडिट पर उधार खरीदते हैं, आप कोई एसेट खरीदते हैं, उधार खरीदते हैं, तो उधार माल खरीदना, उधार संपत्तियां खरीदना या किसी एम्प्लॉय से, वर्कर से काम ले लेना और उसे कहना कि हम आपको 1 महीने बाद में, 2 महीने बाद में या उसके बाद में आपके काम का मेहनताना रेम्युनरेशन देंगे, तो यहां जो आपने माल खरीदा उसके प्रति भुगतान का दायित्व उत्पन्न होता है, जो आपने उधार संपत्ति खरीदी उसके प्रति भुगतान का दायित्व उत्पन्न होता है। और जब आपने किसी व्यक्ति से काम ले लिया, मान लो कि आपके घर कोई काम करने वाली सर्वेंट आती है और आप उसे कहते हैं कि भाई देखो अभी जो कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, हालांकि हमें पेमेंट करना चाहिए लेकिन अभी हमारी ऐसी कैपेसिटी नहीं है, आप काम कीजिए, आपका पेमेंट हम करेंगे। अब 4 महीने हो गए उसको काम करते हुए, 1000 रुपया महीने का वो लेती है, तो 4000 रुपए महीने के 4000 रुपए कुल इकट्ठे हो गए, तो आपका दायित्व, आपकी लायबिलिटी बन जाती है। अगर वो 4 महीने बाद में आपका काम भी छोड़कर चली जाती है तो भी आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप उसे 4000 रुपए का भुगतान करेंगे। तो ऐसी लायबिलिटी को हम आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कहते हैं। जो काम हो चुका लेकिन काम का प्रतिफल का भुगतान व्यवसायी ने, बिजनेसमैन ने नहीं किया है, उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। यहां इसे भी हमने डिफाइन किया है कि किसी बाहरी पक्ष से माल या संपत्तियों का उधार क्रय करने पर दायित्व उत्पन्न होते हैं, अथवा किसी बाहरी संस्था या व्यक्ति से धन उधार लेने पर, जैसे आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया, तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। लेने पर दायित्व उत्पन्न होते हैं। व्यवसायी को भविष्य में किसी अन्य पक्ष को जो राशि चुकानी है, यानी कि ऐसी राशि जो व्यवसायी किसी बाहरी पक्ष को चुकाएगा, यानी कि उसकी लायबिलिटी बन रही है। अब यहां पर पेबल है, राशि चुकानी है, वह राशि ही व्यवसायी का दायित्व होता है। यहां हमने फिर इसके बाद में लेखांकन समीकरण के क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं बखूबी कि इक्वेशन का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम यही समझ ले कि आपने क्लास 3rd में, 4th में या 6th से 8th में, 9th 10th में जब भी आपके मैथमेटिक्स रही है, किसी न किसी रूप में आपने बराबर के निशान, इक्वल टू के निशान को काम में लिया है। और उसके 2 पक्ष होते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड होती है और इक्वल टू का राइट हैंड साइड होती है। तो जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल होती है तब उसके लिए हम इक्वल टू काम में लेते हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं है
तो हम इक्वल टू के निशान को काटते हैं, जिसे हम कहते हैं इज नॉट इक्वल टू। इक्वल टू को जनरली हम बोलते हैं इज इक्वल टू। और जब दोनों पक्ष, दोनों साइड्स इक्वल नहीं होती है तो हम कहते हैं इज नॉट इक्वल टू। और इक्वल टू के साइन को हम एक खड़ी लाइन से काट देते हैं, तो तिरछी खड़ी लाइन से काट देते हैं। यहां लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है कैपिटल एंड लायबिलिटी, जो अभी अभी आपको समझाया है, इक्वल टू वो होना चाहिए एसेट्स के। लेकिन इन्हें समझने के पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम लायबिलिटीज के, कुछ एग्जाम्पल्स हम एसेट्स के ले। क्यों कि अभी आपको समय लगेगा कि जब मैं आपको ये कहूं कि आप फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाइए, और बैलेंस शीट में मैं कैपिटल लायबिलिटीज एंड एसेट्स का हवाला आपको दूं, अभी आपकी शुरुआत है। आपके लिए हर टर्म एक ऐसी टर्म है जो हो सकता है कि जीवन में इस रूप में आप पहली बार सुन रहे हो। इसलिए आपकी ड्यूटी बनती है कि आप खूब अच्छे से इन्हें सुने। और अभी मैं आपको यही कहूंगा कि अभी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और जब आप फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर कर लेंगे तो फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके जहन में, आपके दिमाग में वो तमाम बातें ऐसी सेट हो जाएगी कि आपको कभी भी कोई पूछेगा कि ये क्या है, ये आइटम लायबिलिटी है या एसेट है, तो आप तुरंत बता देंगे कि वह लायबिलिटी है या एसेट है। लायबिलिटीज में जो मुख्य रूप से आती है, एक एकाकी व्यवसाय के लिए, सोल ट्रेडर के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम एनी पर्सन, लोन फ्रॉम एनी पर्सन और एनी फर्म, एनी कंपनी, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एसेट्स, बिल्स पेबल, ये इसी का भाग है। ये जो सन्डी क्रेडिटर्स, लेनदार, मैंने आपको बताया था कि यह जब हम माल उधार खरीदते हैं, जिसे हम क्रेडिट परचेज कहते हैं, तो उस समय जिस व्यक्ति से बिजनेसमैन ने माल उधार खरीदा है, वह व्यक्ति ही बिजनेसमैन की अकाउंटिंग बुक्स में क्रेडिटर के नाम से जाना जाता है। और क्रेडिटर्स है तो बिल्स पेबल बनते हैं। अगर उधार क्रय नहीं होगी माल की तो बिल्स पेबल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ये क्या होते हैं, एक अलग से आपके चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र। तो वो वहां पर हम आपको इसे बहुत अच्छे से समझाएंगे। एग्जाम में पूरा एक क्वेश्चन आता है, उसका आपको बहुत अच्छी तरह से हम समझाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ऐसा खर्चा जो हो तो चुका लेकिन व्यवसायी ने जिसका भुगतान नहीं किया, वह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। मसलन दुकान किराए पर ले रखी है, 2 महीने से किराया नहीं चुकाया, तो 2 महीने का किराया आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, उसे हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कहेंगे। इसी प्रकार से कर्मचारियों को 3 महीने से सैलरी नहीं दी तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। तो ये हमने आपको बताया कि लायबिलिटीज में मेनली हम इन्हें इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद में हम एसेट्स पर चले आते हैं। यहां एसेट्स में फिक्स्ड मेनली हमने 2 ही भागों में बांटी है। मैं यहां पर आपको बता दूं कि आपको बुक्स में पहले चैप्टर में आपको एसेट्स के बारे में काफी कुछ कहा गया होगा। आपके पास में चाहे वो डीके गोयल की बुक हो, चाहे आप टीएस ग्रेवाल साहब की पुस्तक पढ़ रहे हो, आप शुक्ला ग्रेवाल साहब की पढ़ रहे हो, आर एल गुप्ता की पढ़ रहे हो, एस एन माहेश्वरी की पढ़ रहे हो, आप किसी भी अच्छी स्टैंडर्ड की बुक से आप पढ़ रहे हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पढ़ रहे हो, या जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहां उस स्टेट की जो रिकमेंडेड बुक है वो आप पढ़ रहे हैं। पहला जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर होता है जिसमें टर्मिनोलॉजी बताई जाती है, वहां एसेट भी आती है। यहां आप ध्यान रखें
कि क्योंकि ये थ्योरी का प्योरली थ्योरी का टर्म है और चैप्टर है, इसलिए मैं आपको यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। एसेट्स मैंने आपको बताई कि संपत्तियां जो बिजनेस में वापस खरीदने के लिए क्रय नहीं की जाती बल्कि इनकी सेवाएं लेने के क्रय की जाती है, उसे कहते हैं। इसमें फिक्स्ड एसेट्स में ऐसी संपत्तियां जिनकी नेचर स्थायी प्रकृति की होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, मोटर कार, ये तमाम की तमाम फिक्स्ड एसेट्स होती है। यहीं पर आप एक जो कैटेगराइजेशन टेंजिबल और इंटेंजिबल के रूप में पाएंगे। टेंजिबल एसेट्स ऐसी संपत्ति जो दिखाई देती है, इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी संपत्ति जो दिखाई नहीं देती है। टेंजिबल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर जो यहां लिख रखा है सबकी सब, क्योंकि ये सब दिखाई देता है। लेकिन गुडविल, ट्रेडमार्क का, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट्स, ये ऐसी संपत्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती है, उन्हें हम अदृश्य संपत्तियां या इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। इसी प्रकार एक कैटेगराइजेशन इसका और है, वो है मूवेबल एसेट्स एंड इमूवेबल एसेट्स। अचल संपत्ति और चल संपत्ति। लैंड एंड बिल्डिंग ये इमूवेबल एसेट्स है। आपका मकान जयपुर में है और आप उसे अजमेर में आपका ट्रांसफर हो गया, अब आप जिंदगी भर अजमेर रहेंगे, लेकिन आप अपना मकान उठाकर साथ में नहीं ला सकते हैं। आप फ्रिज ला सकते हैं, अपनी कार ला सकते हैं, आपके पास प्लांट मशीन है वो ला सकते हैं, लेकिन मकान नहीं ला सकते। गांव में आपकी 100 बीघा जमीन है, आप चाहते हैं कि आप दिल्ली में सेटल हो गए और दिल्ली में आप वो 100 बीघा जमीन ले जाए, वो जमीन तो टस से मस नहीं होगी, वो गांव की गांव में ही रहेगी। इसलिए हम ऐसी संपत्ति जो कि एक जगह से दूसरी जगह लाई ले जाई नहीं जा सकती है, जिसका मूवमेंट नहीं हो सकता है, उसे इमूवेबल एसेट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एक एसेट जो होती है वो होती है वेस्टिंग एसेट्स, क्षयी संपत्तियां। अब ये वेस्टिंग एसेट्स क्या होती है? शायद हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए कुछ पढ़ाने वाले भी है, कुछ समय से ही पढ़ा रहे हैं, जो सीनियर्स हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, और 11th में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है जानना कि ये वेस्टिंग एसेट्स क्या है। क्षयी संपत्तियां जो जितनी भी माइंस है, चाहे वो कॉपर माइंस हो, चाहे वो गोल्ड माइंस हो, सिल्वर माइंस हो, कोल माइंस हो या मिनरल ऑयल्स हो, तो ये तमाम की तमाम एसेट्स है, परंतु ये एसेट्स वेस्टिंग एसेट्स होती है। उसके पीछे लॉजिक है कि इनमें एक सर्टेन मटेरियल का स्टॉक होता है, और जैसे जैसे हम गोल्ड निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, सिल्वर निकालते हैं, जिंक निकालते हैं, मिनरल ऑयल निकालते हैं, उसमें कमी होती चली जाती है, उसकी पूर्ति नहीं होती है। हम इसलिए उसको क्षयी संपत्ति के नाम से, वेस्टिंग एसेट के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एक संपत्ति होती है जिसे हम फिक्टिशियस एसेट्स या आर्टिफिशियल एसेट्स के नाम से जानते हैं। ये फिक्टिशियस एसेट्स या आर्टिफिशियल एसेट्स कौन सी होती है? ऐसी संपत्ति जो है ही नहीं वास्तव में, केवल एक बड़े खर्चे का नाम शेष होने के कारण उसे एक साल में राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। ये राइट ऑफ क्या होता है, ये डेबिट बैलेंस क्या होता है, अभी आपके सिर के ऊपर से निकल सकती है ये बातें, लेकिन धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे। तो यहां आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, एक बड़ा खर्चा, जैसे आज आप टीवी पर, सोनी टीवी के ऊपर अपना वस्तु का विज्ञापन देते हैं, उसमें 5 करोड़ रुपया उन्होंने मांगा, आपने 5 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, लेकिन वो 1 साल के लिए नहीं है,
वो लंबे समय तक वो आपका विज्ञापन देगा और वो 5 करोड़ रुपया एक साथ आप रेवेन्यू एक्सपेंस के रूप में भी नहीं ले सकते। ये रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है, ये भी हम आपको बाद में रेवेन्यू एंड कैपिटल के चैप्टर के अंदर आपको बताएंगे। यहां इतना ही ध्यान रखना है कि ऐसे खर्चे जैसे विज्ञापन का खर्चा है, हेवी रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स का खर्चा है, इनके डेबिट बैलेंसेज जो होते हैं जिन्हें हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं वही फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से जानी जाती है, जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, नाप नहीं सकते, बाजार में चौराहे पर ले जाकर या दुकान पर रखकर जिसे हम बेच नहीं सकते हैं, एक केवल नाम से होने के कारण उसे हम दिखा रहे हैं। इनको हम फिक्टिशियस आर्टिफिशियल एसेट्स के नाम से जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब आप हायर एजुकेशन लेंगे तो कई जगहों पर फिक्टिशियस एसेट्स का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। यहां मैं इतनी गहरी बात अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके अभी यहां उपयोग में या आपके इस स्टैंडर्ड के लिए जरूरी नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, फिर नेक्स्ट जो आती है वो करंट एसेट्स आती है, चालू संपत्तियां होती है। इसमें क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स जिसे बीआर भी कहते हैं, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्रा। करंट एसेट ऐसी संपत्ति जिनका 12 माह के भीतर ऐसी संपत्ति जो 12 माह के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं। मेन करंट एसेट्स आपको मैंने बताई यहां पर, क्लोजिंग स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल्स है, कैश एट बैंक है, कैश इन हैंड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जिस प्रकार से हमने आपको बताया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कोई हमारे यहां काम करता है, हम उसकी सैलरी नहीं चुका पाते हैं तो उसकी सैलरी जो ड्यू हुई वह तो आउटस्टैंडिंग हो गई, लेकिन हमारे एम्प्लॉय को यानी कि बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को 4 महीने की एडवांस में सैलरी दे देता है तो वह प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा। मकान मालिक को 2 महीने का किराया एडवांस में दे देता है तो वो प्रीपेड रेंट की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से ये एसेट्स होती है। ध्यान रखिए कि हम जब तक कैपिटल टर्म, लायबिलिटीज टर्म, एसेट्स टर्म इन तीनों से वाकिफ नहीं होंगे तब तक हमें अकाउंटिंग इक्वेशन कदापि समझ में नहीं आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के निशान के लेफ्ट हैंड साइड में हमने कैपिटल एंड लायबिलिटीज और राइट हैंड साइड में एसेट्स लिख रखी है। किस तरह से इस इक्वेशन से हम किसी नतीजे तक, कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, यह बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखें कि अभी तक कुछ लोग अपना वीडियो शुरू करने के समय ही ये कहते हैं कि लाइक और ये कीजिए। मैं अब आपको इस वक्त कह रहा हूं कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आप वीडियो को तब तक देखें जब तक कि मैं आपको थैंक यू वेरी मच ना बोल दूं। देन अगेन थैंक यू वेरी मच।